So first question, temperature coefficient of resistance is expressed in the term of ohm per ohm degree Celsius, moles per ohm degree Celsius, moles per डिग्री सेल्सियस, ओम्स पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा ओम्स पर ओम डिग्री सेल्सियस। तो कैसे हो रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा। देखिए जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं। देखिए आर इक्वल टू आर रेफरेंस थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी रेफरेंस, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा निकालने के लिए। तो अल्फा इक्वल टू आएगा आर माइनस आर रेफरेंस डिवाइडेड बाई आर रेफरेंस इंटू टी माइनस टी रेफरेंस, ठीक है। ये है टोटल फॉर्मूला। तो अल्फा यहाँ पे है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और आर रेफरेंस जो है एक रेफरेंस पकड़ लिया मटेरियल का, रेजिस्टेंस का एक रेफरेंस पकड़ लिया, तो रेफरेंस रेजिस्टेंस है। और टी इक्वल टू है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, और टी रेफरेंस मतलब जिस टेम्परेचर का रेफरेंस पकड़ के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टी रेफरेंस में जो रेजिस्टेंस है उसको आर रेफरेंस बोलेंगे, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है टी टेम्परेचर डिग्री में, तो उसको रेजिस्टेंस आर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पूछा गया है यूनिट पूछा गया है, तो यहाँ से यूनिट कैसा हो रहा है। देखिए ऊपर आर माइनस आर मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस का यूनिट आ रहा है तो ओहम आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है देखिए आर रेफरेंस का यूनिट है ओहम, इनटू यहाँ पे टी माइनस टी रेफरेंस मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेफरेंस, तो ओहम पर ओहम डिग्री सेल्सियस ऐसा बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ओहम ओहम तो काट जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैथमेटिकली ये तो ठीक है, मैथमेटिकली आप बता सकते हो कि 1 पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये गलत है, इलेक्ट्रिकली ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली आपको हमेशा ऐसा लिखना है कि ओहम पर ओहम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो 11 का जो आंसर है वो होगा ए, ओहम पर ओहम डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट देखते हैं 12 का। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज फ्यूज मटेरियल, तो क्या इसमें से कौन सा फ्यूज मटेरियल हिसाब से यूज नहीं होता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, ठीक है। तो देखिए फ्यूज मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई कंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखिए फ्यूज मटेरियल सिल्वर भी यूज होता है, सबसे बेस्ट फ्यूज मटेरियल सिल्वर होता है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये तीन का जो है रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। और यहाँ पे देखिए कार्बन जो दिया हुआ है, कार्बन एक्चुअली सेमीकंडक्टर में आता है, इसका जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी उस हिसाब से बहुत कम है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये थोड़ा हाई है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूज मटेरियल के हिसाब से कार्बन को यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो 12 का जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है डी, कार्बन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 का क्या बता रहा है, टू 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हाफ वाट रेजिस्टर आर पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज, देयर कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड व्हाट इज विल बी। तो यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं, तो मैथमेटिकल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, टू 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया, इसका 1 किलो ओम, इसका भी है 1 किलो ओम, और इसका जो पावर रेटिंग दिया हुआ है हाफ वाट, इसका भी दिया हुआ हाफ वाट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वाटेज यहाँ पे पूछ रहा है। तो सीरीज में है, सिंपली आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 किलो ओम,
और यहाँ पे वाटेज हो रहा है, ठीक है, वाटेज हो रहा है। वाटेज भी यहाँ पे सीरीज पे है, तो सिंपली पावर एडिटिव होता है हमेशा, तो सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, हाफ प्लस हाफ लो 1 वाट। तो आंसर ये हो रहा है 2 किलो ओम 1 वाट। तो यहाँ पे आंसर 2 किलो ओम 1 वाट, यानी कि 13 का आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 का। एक देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे सारे 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। तो x1 यहाँ पे लिखा है, x1 और x2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछा है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसा है, मैं फिगर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 3 रेजिस्टेंस में क्या हुआ, यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया, 2 को लेके शॉर्ट, फिर ये 2 को लेके शॉर्ट, और एक में कितना कितना है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और ये दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले। तो गौर से आप लोग देखेंगे तो 6 6 6 तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कैसे पैरेलल में है। देखिए पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं, टर्मिनल को नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए एक 1 2 3 और 4, ठीक है, टर्मिनल का नाम दे दिया मैं। जो जंक्शन है, जंक्शन में नाम दे दिया हूँ 1 2 3 4, 4 जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए 1 to 2 1 to 2, ये 6 ओम का, और एक है देखिए, इसको हम लोग नाम दे देंगे 3 to 4, और एक ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देंगे 3 2। कौन सा, देखिए ये 1 to 2 हो गया, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 to 4, देखिए 3 to 4 ये हो रहा है, 3 to 4 लास्ट वाला रेजिस्टेंस, और 3 to ये वाला जो बीच वाला जो है लास्ट में मैं लिखा हूँ 3 to 4। अब यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कौन सा शॉर्ट है, 1 3 शॉर्ट है, 1 3, ये दोनों को शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट है। और कौन सा 2 4 शॉर्ट है, 2 4 शॉर्ट है। और यहाँ पे देखिए 3 3, ये सेम टर्मिनल है, यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे 2, इधर 2 सेम टर्मिनल है, यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए फिगर ऐसा आ गया कि तीनों जो है 3 के साथ पैरेलल में है, ठीक है। उस हिसाब से 6 6 6 पैरेलल में है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया होगा। ऐसे कंडीशन जो जैसा रहता है आप सीधा पैरेलल लगा दीजिए, वहां पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए 2 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए Ohm's law is not applicable in all the following cases except, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस, आर्क लैंप्स, इंसुलेटर्स, वैक्यूम रेडियो वाल्व्स, तो ये 4 में से यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता किसी में भी, एक्सेप्ट में छोड़ के, मतलब किस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, यही पूछ रहा है कि किस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। यहाँ पे 4 दे दिया है, और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस, आर्क लैम्प, इंसुलेटर, वैक्यूम रेडियो वाल्व। तो ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जो लोग मेरा नोट्स लिए हो अच्छे समझ में आएगा होगा और कर पाओगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ। जो लोग को आता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। गलत हो सके सही हो सके सही है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ कि ओम्स लॉ इनमें से 4 ऑप्शन में से किस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये आपका रहेगा होमवर्क। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द कलर कोड व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स द नंबर 9865। तो कलर कोड के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दिया हूँ, ट्रिक्स कैसे याद रखना है आपको। वी रॉय जो उसी वाला वो वाला ट्रिक्स है, उसमें मैं दिखा दिया था, बी वी
रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इतना दे दिया था। तो एक के हिसाब से 10 का पावर बढ़ता जाएगा। पहला वाला केस में 10 का पावर होगा 0, उसके बाद 10 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए W के आसपास आके हो रहा है 10 टू द पावर 9। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाइट में से, ठीक है, व्हाइट कलर में से नंबर कौन सा आएगा। तो व्हाइट में से कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है। 16 का जो आंसर है ए 9। जो लोग मेरे नोट्स लिए वो लोगों को अच्छे से पता होगा, और यहाँ पे अच्छे से दे दिया हूं मैं, वहां पे देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। व्हिच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज। देखिए जो रेजिस्टेंस का फिजिकल साइज होता है, फिजिकल साइज ऑफ रेजिस्टेंस directly proportional to the wattage rating। ठीक है, wattage रेटिंग्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो खास यहाँ पे देखिए wattage रेटिंग के साथ जिसका wattage रेटिंग ज्यादा है वो लार्जर कौन है। देखिए 50 वाट, 10 वाट, 1 वाट, हाफ वाट। तो यहाँ पे ओहम आपको नहीं देखना है, ओहम मेगा ओहम कुछ भी रहे आपको नहीं देखना है। सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको वाटेज रेटिंग ध्यान देना है। तो यहाँ पे 50 वाट मैक्सिमम आ रहा है, तो 17 का आंसर है ए 50 वाट, 10 ओम 50 वाट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। When current flow through heater coil, it glows, but supply wiring does not glow because। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दिया हुआ जो है। बोला है कि एक हीटर है यहाँ पे, ठीक है, एक हीटर है। तो हीटर में जब सप्लाई करते हैं हम लोग, कोई भी वायर से सप्लाई देते हैं, यहाँ से कोई वायर से सप्लाई देते हैं। तो जब सप्लाई देते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा पूछ रहा है कि ये जो हीटर कॉयल है ये तो रेड कलर होके जल जाता है, ठीक है, हीट भी देता है, लाइट भी देता है, लेकिन ये वायर क्यों नहीं जलता है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हीटर का जो कॉयल होता है वो कौन सा कॉयल होता है, नाइक्रोम वायर से होता है, ठीक है, नाइक्रोम से होता है। हीटर का जो कॉयल है नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई रहता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, वहां पे जो टेम्परेचर, जो हीट और लाइट मिलता है वो एक्चुअली क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस मिलता है। तो यहाँ पे लॉस एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टेंस के कारण। और जो कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका वो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो कॉपर नहीं तो एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है उस हिसाब से कंपेयरिंग टू नाइक्रोम बहुत ही कम है, ठीक है। तो तब क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो आई स्क्वायर आर जो है बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वायर जलता नहीं है, नाइक्रोम वायर जलता है। कभी कभी क्या होता है, हीटर का वायर जल जाता है। कभी कभी क्या होता है, वायर का हीटर जल जाता है, मतलब हीटर का वायर जल जाता है, देखे होंगे। तो उस केस में क्या होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, जो यहाँ का वायर है उस हिसाब से अच्छा कंडक्टर देना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जल जाता है वायर, ठीक है, ये कभी कभी होता है। तो मेनली होता है जो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ सप्लाई वायर्स, आंसर डी। यहाँ पे 19 में क्या बोला है देखिए, 19 में यहाँ पे दो जो है स्टेटमेंट दे दिया है, और दो स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स ये बताना है, ठीक है, ऐसा बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है देखिए, इंसिडेंट ऑफ ए सिंगल ब्रांच एट ए टर्मिनेटिंग नोड, ठीक है। तो एक सिंगल ब्रांच में नोड नोड तैयार होना, मतलब टर्मिनेट होना पॉसिबल है कि नहीं बताइए। तो देखिए नोड्स के बारे में और जंक्शन के बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ मेरा चैनल में। जो लोग कंटिन्यूअस हो वो लोगों को आसानी से आ जाएगा, जो लोग मैंने नोट्स लिए वो लोगों को आसानी से आ जाएगा ये। तो देखिए नोड हम लोग किसको बोलेंगे, टू और मोर ब्रांच, जब टू और मोर ब्रांच जब मीट करेगा तो उस मीट पॉइंट को हम लोग नोड और जंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल ब्रांच, ये देखिए एक सिंगल ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दो छोटा छोटा ब्रांच, ठीक है, दो छोटा छोटा ब्रांच आके यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे आप नोड बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो ये है नोड बोल सकते हो। सिंगल ब्रांच का देखिए दो छोटा छोटा ब्रांच, तो यहाँ पे आप नोड बोल सकते हो, यहाँ पे भी आप नोड बोल सकते हो, दो इधर ब्रांच है,
ए ट्रू हो रहा है, ठीक है। और बी में क्या बताया देखिए, इंसिडेंट ऑफ टू ब्रांचेस एट द रिमेनिंग नोड, सेम चीज बता रहा है, मतलब 2 में तो आपका नोड हो रहा है, 3 में भी आपका नोड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोल सकते हो 3 को, ठीक है, नोड और जंक्शन। तो 2 से ज्यादा होगा तो ऑलरेडी नोट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको भी नोट्स बता सकते हो। तो ए बी दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, मतलब ए बी आर ट्रू, बी इज ट्रू, मतलब ए बी आर ट्रू। तो ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है, इसका जो आंसर है सी हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज, तो ओम्स लॉ किसमें इनमें वैलिडिटी है, वैलिड है, देखिए टेम्परेचर एट पॉजिटिव एंड शुड बी मोर देन द टेम्परेचर ऑफ नेगेटिव एंड। ये कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं बताया कि टेम्परेचर एक एंड में ज्यादा होगा, एक कम होगा, या एक एंड में पॉजिटिव होगा, एक एंड में नेगेटिव, ऐसा नहीं बता दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा बताया, ठीक है। तो ये एम्प्लीफाई नहीं कर रहा है। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो करंट रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल नहीं होता है ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ वी आई प्रोपोर्शनल होता है दोनों, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा। सी क्या बताया, रेजिस्टेंस मार्ट बी और उन टाइप, ये भी नहीं बताया है कि रेजिस्टेंस कौन सा टाइप का होना चाहिए, ओम्स लॉ ये भी नहीं बताया है। तो ए बी सी तीनों मैच नहीं कर रहा है। तो डी है, देखिए रेजिस्टेंस मास्ट बी यूनिफॉर्म, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मास्ट बी यूनिफॉर्म, रेजिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि देखिए एक मान लीजिए लंबा एक वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 3 मीटर का है, यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर है। तो मान लीजिए इस इधर 1 मीटर में मान लीजिए कि 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी जो एक नेक्स्ट 1 मीटर में भी 2 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर नेक्स्ट 1 मीटर में अगर मान लीजिए 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सही नहीं है। मतलब एक करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर में, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे भी वो करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे भी सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर रेजिस्टेंस उल्टा पुल्टा हो गया, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, फिर कम है, तो ऐसा ओम्स लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब वी और आई दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये तब मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस मास्ट बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मीटर में जितना रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट 1 मीटर में उतना रेजिस्टेंस होगा, और लास्ट वाला 1 मीटर में भी उतना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे, और जो होमवर्क मैं दिया हूँ वो अच्छे से कर लीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।